नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है। इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया है और नए बांग्लादेश के निर्माण की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूनुस नए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक विहीन होगा? क्या नए बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं रहेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हैरत अंगेज बयान दिया है। मोहम्मद यूनुस ने खुद अपनी नाकामी स्वीकार करने के बजाय बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए पूर्व पीएम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जबकि एक दिन पहले शेख हसीना ने लंदन में अपने कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया और यूनुस सरकार को हिंदुओं की हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। बयानों की बात छोड़ दें तो यह पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार कौन है। तो क्या बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को इस आतताई से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है? क्या इस एहसान फरामोश यूनुस को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत से खदेड़ना उचित है? अगर तुम हमारे हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हो तो हम तुम्हारे देश के मुस्लिमों को अपने देश में क्यों रहने दें? आज इसी मुद्दे पर करेंगे। यूनुस ने जापानी अखबार निक्केई एशिया को इंटरव्यू देते हुए जो बातें कही हैं, उनमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार की चिंता को तथ्य विहीन माना है। यूनुस ने कहा है, हिंदुओं को सुरक्षा के बारे में सरकार की चिंता तथ्यों पर आधारित नहीं है और जो कुछ कहा जा रहा है वह दुष्प्रचार है। यानी कि ये दुष्प्रचार मानते हैं भारत की चिंता को कि हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं बांग्लादेश में। हिंदुओं की सुरक्षा की बात अगर जो भारत सरकार करती है तो इसे दुष्प्रचार की श्रेणी में यह एहसान फरामोश रखता है। दूसरी बात, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात की। यूनुस ने विदेशी अखबार को अपने साक्षात्कार में कहा कि शेख हसीना का भारत से प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत इसके अनुपालन के लिए बाध्य होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ये यूनुस, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता ये यूनुस और हिंदुओं का भक्षण करता ये यूनुस क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान रहा है? आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस इंटरव्यू की तीसरी खास बात यह है कि बांग्लादेश के निर्माण की बात की यूनुस ने कहा कि हम मूल रूप से एक नए बांग्लादेश का निर्माण कर रहे हैं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि आप आए हैं अंतरिम सरकार के मुखिया बनकर और हिंदुओं का सफाया कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो नया बांग्लादेश रहेगा। ये बातें हैं, लेकिन इससे पहले कुछ महीने पहले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। इसमें देश में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने और बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं को शरण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में करीब 1.25 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए रह रहे हैं, इनको डिपोर्ट किया जाए। साथ ही बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं को देश में शरण और नागरिकता दी जाए। भारत आने वाले सभी हिंदुओं के खाने और कपड़ों की व्यवस्था वो खुद करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति को यह पत्र लिखकर ये बातें कही हैं। इनका सुझाव क्यों ना माना जाए? भारत सरकार इनका सुझाव क्यों ना माने? आखिर इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा मेरे समझ से। अगर भारत में हिंदुओं
पर अत्याचार हो रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और यह आक्रांता यूनुस अंतरिम सरकार का प्रमुख होने के नाते इसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के हो रहे अत्याचार को रोके, और वो नहीं रोक रहा है। और भारत सरकार अगर जो कुछ कह रही है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुकने चाहिए, सरकार उस पर ध्यान दे, अधिकारी उस पर ध्यान दे बांग्लादेश के, तो उन्हें दुष्प्रचार की संज्ञा दे रहा है। ऐसे आक्रांता के साथ जो बांग्लादेश के मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, उनको क्यों ना बांग्लादेश खदेड़ दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, संजय सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अतुल मिश्रा जी आपसे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, और उसके बाद एक जापानी अखबार को इंटरव्यू देता यह आक्रांता यूनुस, जो हिंदुओं का भक्षण कर रहा है बांग्लादेश में, और यह कह रहा है कि हम नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। क्या हिंदू रहित बांग्लादेश का निर्माण इसका लक्ष्य है? अतुल मिश्रा जी। कुशवाहा जी, देखिए, यूनुस जी की पहले की स्टोरी शायद आप अगर याद कीजिए तो जिस समय पे शेख हसीना जी वहां पर हुआ करती थी देश छोड़ने के पहले, यूनुस जी उस समय भी सारी प्लानिंग बनाया करते थे, और जितने वहां के आतंकवादियों को जेल में डाला गया था उस समय पर भी ये विरोध किया करते थे। शेख हसीना जी का विरोध ये लगातार करते रहे हैं। तो अगर आज ये बात कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश को एक मुस्लिम देश बनाने की पुरजोर कोशिश करूंगा, तो इसमें कोई नई बात इन्होंने नहीं कही थी। लेकिन कुशवाहा जी, ये भी मैं बता दूं कि यूनुस ही अकेले ऐसे होंगे जो बांग्लादेशियों को भूखा भी मार देंगे। जिस दिन हिंदुस्तान से इनके सारे व्यापारों पर प्रतिबंध लग जाएगा, निश्चित तौर पर इनकी जीडीपी भी गिरेगी, इनकी आर्थिक शक्ति भी खराब हो जाएगी। उस जगह उस समय पर यूनुस क्या यही कहेंगे कि मैं मुस्लिम देश इसको बनाना चाहता हूं, आक्रांताओं के साथ में मिलकर मैं बनाऊंगा? वहां पर ऐसे मुस्लिम हैं जो अंधे हैं, अंधे, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो अंधे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आज ये जो बांग्लादेश बना है इसमें कितना बड़ा सहयोग हिंदुस्तान का रहा। आज उसी पाकिस्तान से आप गलवैया कर रहे हैं, उसी चाइना से आप गलवैया कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम इन गलवैया करने का नतीजा हमको कितना बुराना भुगतना पड़ेगा। आज बांग्लादेश के बॉर्डर पर कलकत्ता के हमारे राजनीतिक दल वहां पर देखिए कैसे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, और वहां पर गाड़ियां भी रोकी जा रही, उनको माल भी नहीं सप्लाई होने दिया जा रहा है। तो खाली 15 दिन अगर कुशवाहा जी माल नहीं सप्लाई हुआ ना, तो ये एड़ियों के बल अपने को हिंदुस्तान लेकर आएंगे। और उस जगह पर मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं कि विदेशों में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और जगह पर यह कहा जाता है कि भाई वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। यहां के राजनीतिक संभल जाने के लिए बहुत परेशान है, उनको 5 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए बहुत परेशान है, बात उठाने के लिए बहुत परेशान है। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो भी तो अल्पसंख्यक है उनके लिए आप क्यों नहीं परेशान है? कुशवाहा जी, कोई भी आज राजनीतिक दल इस चीज के लिए आगे नहीं आ रहा है, उसको आगे आना पड़ेगा। हमारे विदेश मंत्री जी ने भी इस बात को लेकर कहा है, और उन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि इस मामले को कहीं ना कहीं देखा जाए। कि आज विपक्षी संसद हमारी चल रही, वहां पर सारे सांसद बैठे हुए, इसके विषय में वार्ता नहीं हो सकती, इस प्रश्न को नहीं लाया जा सकता है। आप देखिए वहां पर चिन्मय जी को उनका वकील लड़ना चाहता है, उसके सर पर ईंटा मारा जाता है, वो वेंटिलेटर में चला जाता है। वहां के वकील कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई भी वकील केस लड़ेगा तो उसको जो है वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। कौन सा कानून वहां बांग्लादेश में रह गया? किस तरीके का कानून आप लेकर चल रहे हैं? अरे हम तो ये मान के चलते कि अफगानिस्तान में तालिबानी कानून था, लेकिन तालिबान ने भी कहीं अपने कानून को थोड़ा सा नर्म किया।
ये तालिबान से ज्यादा बढ़कर आ गए। तो देखिएगा कुशवाहा जी, आने वाले वक्त में इनको भरपूर जवाब मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है जी। इनका जो वक्तव्य है हमने 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है, हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में भारत सरकार जो है कि चिंता तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये कह रहे हैं। संजय सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। और जो कुछ कहा जा रहा है वो दुष्प्रचार है, दुष्प्रचार बताया जा रहा है कि ये दुष्प्रचार है। संजय सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देवेंद्र जी, आप और सभी जो पैनलिस्ट हैं, विद्युत पैनलिस्ट हमारे, उनको सबको नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, ये जो विचारधारा है, मोहम्मद यूनुस तो उनके हाथ की एक कठपुतली है। मेन वहां जो पॉलिटिकल प्लेयर है, जो वहां का जो इस समय कहता रहता है, जिसके हाथ में बांग्लादेश है, जिसके इशारों पर वहां की आर्मी है, पूरी फौज है, वो है जमात इस्लामी। और हमें ये समझना चाहिए कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है, भारत में भी इसके वो है, और मौलाना मौदूदी इसके संस्थापक थे, भारत से ही गए थे। 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, इस तरह की विचारधारा से लड़ पाना बड़ा कठिन होता है। इनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां के बांग्लादेश के मुसलमान भीख का कटोरा लेके घूमेंगे या उनकी दुर्दशा होगी। पाकिस्तान आप देख लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको एक डोज दी जाती है वहां की जमातों के द्वारा, वो मदरसों और मस्जिदों में, कि तुम्हें कयामत के दिन उठना है और तुम्हें जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। ये उनके दिमाग में कूट कूट के भर दिया जाता है। उसके लिए वो मरने, भूखे रहने के लिए, सबके लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान की ISI इस गेम प्लान के पीछे पूरा मास्टरमाइंड का खेल उनका चल रहा है। और हम सबको एक बात जाननी चाहिए कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, हाँ, उसके बाद से पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया का मुसलमानों का रहनुमा अपने को समझता है। जैसे सऊदी अरब वेस्ट एशिया के मुसलमानों का रहनुमा है, ऐसे ही पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमानों का अपने को रहनुमा समझता है। वहां 1971 के बाद से हम लोग थोड़ी सी गलतफहमी में है। 1971 के बाद 1972 में बांग्लादेश को सेक्युलर स्टेट या सेक्युलर राज्य घोषित किया गया शेख मुजीबुर रहमान के उसमें शासनकाल में। लेकिन 1980 में ही इसको इस्लाम मुख्य धर्म इसका घोषित कर दिया गया, इस्लामिक स्टेट के रूप में जी। तो आज मौका लग गया है शेख हसीना को वहां से, वहां की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जिन्होंने आंदोलन शुरू किया छात्र आंदोलन के रूप में, उनकी पूरी पकड़ हो गई है। शासन व्यवस्था, न्यायपालिका, अब हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग कर रहे हैं। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, भारत से 94% बॉर्डर पाकिस्तान से बांग्लादेश का भारत से लगता है। और बांग्लादेश इस तरह का एक राज्य है जो टोटली भारत पर डिपेंडेंट है। लेकिन बात वही फिर आगे फंस जाती है, ये जो जिहादी मानसिकता है, इसको तो काफिरों से लड़ना ही लड़ना है। तो वहां जो 1.5 करोड़ हिंदू बसे हुए हैं उनके लिए काफिर है, वाजिब कातिल है। तो उनको कत्ल करना उनका मजहबी जुनून है, उनको जन्नत मिलेगी यही समझाया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि हिंदू वहां बंधक के रूप में उनके बीच में है। पाकिस्तान से हिंदू समाप्त हो चुका है, अब 1-1.5% बचा है। मैं एक आपके चैनल पे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं अपने जो आप हमारे व्यूअर हैं उनके लिए। आप इस मानसिकता को समझने की कोशिश करिए। जोगेंद्रनाथ मंडल के कहने पर पूर्वी बंगाल के दलितों ने मुस्लिम लीग के साथ जाना, मतलब जोगेंद्र मंडल के साथ जाना पसंद किया था, और उनके ही चलते ये बंगाल का विभाजन हुआ। अगर जोगेंद्रनाथ मंडल वहां के दलित समाज जो नाम शूद्र है, वहां दलित समाज को नाम शूद्र कहा जाता है, अगर उनका वोट ना मिलता मुस्लिम लीग को, तो ये हिस्सा बांग्लादेश, बंगाल का पूर्वी बंगाल के रूप में पाकिस्तान के साथ ना जाता। अब सिलट को जबरन उस समय की कांग्रेस ने दिलवा दिया, सिलट में हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया। वो भी बड़ा मतलब एक दुखद चैप्टर है। जैसे सियालकोट में
तो वोट डालने हिंदू नहीं गए और सियालकोट चला गया। ऐसे ही सिलेट में करीब 1,35,000 हिंदू वोट डालने नहीं गए और मुस्लिम लीग के गुंडों ने उनको रोका, तो सियालकोट सिलेट भी चला गया। बांग्लादेश के अंदर जो चाय बागान का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उस पर डिपेंड करती है बांग्लादेश की। तो ये भारत का जो विभाजन है ये बहुत बड़ा दुखद अध्याय है, और मैं इसके लिए मानता हूं कि हिंदुओं का अपने क्या हिंदुओं का जागरूक ना होना, अपने अंदर शत्रुबोध का ना होना कि हम किन विचारधारा के साथ रहते हैं और कौन सी विचारधारा है जो देश को बांट रही है, वो उसके प्रति अंधकार में रहना, ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही है। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, भविष्य खतरनाक है हिंदुओं का वहां, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि आज भारत बहुत शक्तिशाली है, मोदी जी के नेतृत्व में है, तो उम्मीद जगती है कि वहां का हिंदू बच जाएगा। ये आतताई उतना अत्याचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हिंदुओं को अत्याचार तो झेलना ही पड़ेगा, ये इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। वो काफिर है हिंदू वहां। जी बिल्कुल। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, बड़ी देर बाद हम आपके पास पहुंचे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम उसी इंटरव्यू की बात करेंगे जो जापानी अखबार को इंटरव्यू यूनुस ने दिया है। शेख हसीना का भारत से प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत इसके अनुपालन के लिए बाध्य होगा। यानी कि एक तरफ भारत ने यह कहा कि हिंदुओं की वहां पर रक्षा हो, अधिकारी और वहां के प्रशासक विशेष रूप से ध्यान दें, तो इसको यह कहा जा रहा है यूनुस के द्वारा कि हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में भारत सरकार की चिंता तथ्यों पर आधारित नहीं है, और जो कुछ कहा जा रहा है वो दुष्प्रचार है। यानी भारत की बात को दुष्प्रचार बताने वाला यह शख्स अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई दे रहा है और उसके तहत यह प्रत्यर्पण की मांग करेगा, यह प्लानिंग कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो रहा है? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, ये सिर्फ एक तरह से पीआर एक्टिविटी है यूनुस जी की, और अपने तरीके से जैसे जिस तरीके से पता नहीं मतलब किसकी शहर पर और किसकी थप्पी मारने पर, और इस तरीके से इतने बड़े समुदाय के खिलाफ अपने तरीके से और इतना बड़ा मतलब एक तरह से जो कदम इन्होंने उठाया, तो कदम देखिए जैसे कि जो हुक्मरान यानी कि जो शाह या यानी कि जो डिक्टेटर बोले कुछ बोले, क्योंकि डिक्टेटरशिप वाली कहानी चल रही, क्योंकि उस टाइम पे एक तरह से जैसे मुझसे पूर्व जैसे विद्वानों ने बताया इस तरह की चीज को लेकर कि वहां पर कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, वहां पर सिर्फ एक डिक्टेटरशिप वाली पूरे तरीके से कहानी है कि कुछ एक चुनिंदा जो फिरका परस्त जो ताकतें हैं वो सिर्फ रूल कर रही हैं, और वो सिर्फ है कि सत्यानाश सिर्फ पूरे बांग्लादेश का करना चाहती हैं, जैसे मुझे लगता है। और दूसरा देखिए, जापानी जैसे मीडिया को जो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो ऑर्गेनाइज था एक तरह से, पहले से उनकी पीआर एक्टिविटी के तहत था, क्योंकि बाकी और कोई मुंह लगाने का काम कर मतलब जो हिंदुस्तानी जैसे मीडिया जो है वो अपने तरीके से उनके नजदीक जाने का काम करता नहीं ऐसे, उस तरीके से यूरोपियन जो उन्होंने भी जैसे कि भारत के दबाव में आकर के और उनको थोड़ा उनसे किनारा कर लिया है। और अभी ट्रंप ने भी इनको बताया था और मलाई की लताड़ा था, तो उसके नाते थोड़ा बहुत बैकफुट पे है और बैकफुट पे आना पड़ेगा। दूसरा उसके अलावा जैसे प्रीति पटेल जो सेनेटर है मतलब एमपी है ब्रिटिश, तो उन्होंने पूरे तरीके से करके हिंदू जो है उसको लेकर के जैसे अत्याचार हिंदू में जो हो रहा है उसको लेकर बताया गया। तो दूसरा देखिए, एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए अगले हफ्ते हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी वो वहां पर विजिट करेंगे, उसके बाद में वहां पर जो हालात जो उसका जायजा भी लेंगे और उसके साथ साथ जाकर के सरकार के साथ में और जैसे कि जो व्यवस्था होनी चाहिए उनकी, तो कहीं ना कहीं उनको समझदारी मिलेगी, ईश्वर उनको मतलब उस तरह की शक्ति दे कि कहीं ना कहीं अपने तरीके से उनको समझ भी इतनी मिलेगी यूनिवर्सिटी को कि अपने तरीके से जो जैसे करना है। क्योंकि देखिए, हिंदू जो वहां पर जो है वो एक तरह से व्यवसायी है, वो वहां पर भीड़ का हिस्सा नहीं है, मतलब जो बांग्लादेश बोले हैं। तो कुशवाहा जी मान के चलें कि जैसे कि भीड़ जैसे होगी, भीड़ तो ज्यादा जाएगा वहां के जो लोकतंत्र में जैसे जो भी है तो मुस्लिम है, बाकी जैसे यहाँ से जो गए हुए लोग हैं तो उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित, मतलब कुछ लोग बेचारे गरीब भी हैं जैसे शूद्र हो गए और कुछ हो गए तो वो सब चीजें अलग है, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी जो हिंदू हैं तो वो वहां पर कंट्रोलिंग पोजीशन में, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पैसा बहुत वहां पर लगा रखा है, और उस तरीके से उन्होंने जो अपना व्यापार जो वहां पे जो उस तरीके संचालित जो करते हैं उससे मतलब हजारों लाखों लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, और पीछे रणनीति भी इनकी थी कि इनको मारकाट के यहाँ से या तो यहीं पर इनको
खत्म कर दिया जाए और या फिर इनको भगा दिया जाए, जिससे इनकी संपत्ति जो है उसको हम लोग भोग सके। उसी नाते से एक तरह से और पूरी कूटनीतिक अपनी जो इनकी साजिश थी उसके तहत इस्कॉन पे कब्जा करने की साजिश थी, क्योंकि इस्कॉन की बहुत बड़ी प्रेजेंस है करीब सब डिविजन में, और वहां पर उनकी बहुत बड़ी संपत्तियां और बहुत ज्यादा मतलब उनके पास में अर्थतंत्र जो है उस पर काफी कंट्रोल है, और बहुत उनके भक्त और अनुयायी जो है तो वो भी बहुत उस तरीके से हैं जो कि कंट्रोल करते हैं चीजों को काफी। और उसमें जैसे कि जो मतलब ब्रह्मचारी जिनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको लेकर के पूरे विश्व भर से अभी जैसे गिरने का काम बांग्लादेश को चल रहा है, तो उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा और आए हैं, वो सोचना समझना पड़ेगा। दूसरा देखिए इनको ये समझना पड़ेगा, चाहे वो जापानी मतलब मीडिया को चाहे इंटरव्यू दें या किसी को दें, उसमें सिर्फ है कि सिर्फ पूरी नॉनसेंस के अलावा कुछ भी चीजें नहीं है। उसमें इनको समझना पड़ेगा कि जैसे आप अपने तरीके से जो बायलैटरल जो टाइज है उसके अगर बातचीत करते हैं तो उसमें एक कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स है, वो एक प्रमुख मुद्दा होता है। तो अपने तरीके से पहले आप अपनी व्यवस्था जो कायम करके रखें। हमने आपकी पूरी व्यवस्था, जैसे यहाँ पर आपके हाई कमीशन थे या जो थे, उनकी पूरी रक्षा करने का काम किया। अगरतला में जैसे लोग थे अपने तरीके से, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगरतला में लोग थे, उग्र हो गए, हिंदुओं को वहां पर हिंदुओं की स्थिति देख करके सबकी आंखों में आंसू आए, जाकर के उन्होंने मिशन पे अटैक कर दिया, लेकिन हमारी फोर्सेस ने उसको बचा करके और आपके सब लोगों को एक एक वहां के मतलब जो बांग्लादेश वहां पर जो एनवॉयज थे और जो मतलब वहां के स्टाफ थे, तो सबको सुरक्षित रखा, सुरक्षित निकालने का काम किया। उसके बाद में ये सब चीजें अगर चले कुछ चले तो बड़ी दुखदायी और उस तरीके से है। और ये जैसे इन्होंने बताया कि ठीक है मैं यहाँ पर एक जैसे कि नया बांग्लादेश कुछ नहीं बनेगा, बांग्लादेश ही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कहीं ना कहीं जैसे इसमें देखिए पूरे तरीके से पीछे बैकग्राउंड में अगर बोले तो बैकग्राउंड में सिर्फ पाकिस्तान और ISI का हाथ है, और उससे ऊपर जो उनके आकर जो है चाइना है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसको डीरेल करना चाहते हैं, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि जरूरत आपको हमारी है, हमें आपकी कोई लंबी चौड़ी नहीं, हम नए बाजार तलाश कर लेंगे और हमें बाजार की भी लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपने आप में इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी के साथ में हम बहुत बड़ी बाजार भी हैं। हमारे जो 140 करोड़, हाँ, हम लोग अपने आप में जैसे इकोनॉमिक साथ साथ में बहुत बड़ा मतलब बाजार और उसके साथ में कंजप्शन करने वाले कंज्यूमर भी हैं। तो उस तरीके से हमारे यहाँ जो बनता है तो हमारे यहाँ उसकी खपत की बहुत बड़े तरीके से बड़ी पैमाने पे उसकी मतलब उपलब्धता के साथ साथ में, और हम लोग कंज्यूमर के साथ साथ में जैसे एक तरह मान के चले हैं इकोनॉमी बढ़ाने में कि यहीं के लोग जो है यहाँ के लोग खर्चा भी करते हैं और साथ में उसको कंज्यूम भी करते हैं, तो उसी को लेकर चलना पड़ेगा। और आसपास में चाइना जो है उसी चीज पे कंट्रोल करना चाहता है, तो उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अगर उन्होंने जल्दी नहीं सोचा तो शेख हसीना मुद्दे को तो भूल जाए, उसके बाद में और जो चीजें आगे दुखद परिणाम जो उसको भुगतने को तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। एक बात जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और जो बातें कही हैं उनमें ये बातें ये हैं कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के जो भारत में शरणार्थी हैं मुस्लिम और रोहिंग्या, इनको यहां से खदेड़ दिया जाए, हिंदुओं को वहां से बुलाया जाए, शरण दिया जाए, नागरिकता दी जाए, उनके रहने और कपड़े लत्ते खाने पीने के सारे प्रबंध जो हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे। तो अब समय तो बहुत कम बचा है, करीब करीब 6-7 मिनट और हैं हमारे पास, इसलिए हम जल्दी से चाहेंगे कि इस पर तीनों जो हमारे मेहमान हैं इस पे अपनी अपनी राय दे दें। अतुल मिश्रा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आपकी राय क्या है अविमुक्तेश्वरानंद की इस पत्र पर। देखिए, उनकी राय बहुत बढ़िया है, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे ही घर में जो जयचंद बैठे हुए उनका आप क्या करेंगे कुशवाहा जी? मैं जयचंदों में सबसे पहले दिल्ली सरकार को लाना चाहता हूं। वोट की राजनीति के लिए आप उनका आधार कार्ड नकली बनवा देते हैं, उनका राशन कार्ड नकली बनवा देते हैं, उनको बिजली भी मिलने लग जाती खाली वोट लेने के लिए। दिल्ली में आपको मालूम होना चाहिए कुशवाहा जी कितनी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जो लोग ने बसा ली है, पूरी इंडिया की तो बात आप छोड़िए। तो सबसे पहले उनके साथ साथ राजनेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आज हिंदुओं की ऐसी स्थिति हो रही है, और इनका तो सिर्फ एक ही वो रहा है हमेशा कि हिंदुओं की जगह पर कब्जा करो, हिंदुओं की जगह हिंदुओं को भगाओ। कश्मीर में भी आप देख लीजिए क्या हुआ था, वही बांग्लादेश में ये करना चाह रहे हैं। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने इस बात को बताया भी, और उधर जो हमारे सलाहकार है उन्होंने भी बहुत बढ़िया बताया कि इनकी आदत में है कि आज हमारा वहां पे व्यापार है, होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम वहां पर है बंगाल में, और सब कुछ वहां पर कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि हिंदू यहाँ से जाए, सारी चीजें हमारी हो जाए और हमारा राज हो जाए कुशवाहा जी। संजय सिंह, बेसिक फंडा यही है किसी भी कंट्री में रहे जी। संजय जी। जी।
देखिए, जो अपने शंकराचार्य जी हैं, जो उन्होंने कहा है, देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट मामला है, सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इनके लिए तो अभी जैसे हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक अतुल मिश्रा जी ने कहा कि हमारे घर में जो जयचंद बैठे हैं, सबसे पहले तो वही विलाप करना शुरू कर देंगे, छाती वही कूटना शुरू करेंगे अपनी। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमारे घर में जयचंद ना हो तो बहुत से इलाज हो सकते हैं, लेकिन जिनको सत्ता की मलाई खानी है इनके वोट बैंक के लिए, तो उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो देश में ही अराजकता कहिए पैदा करवा दे। भारत बांग्लादेश से तो बाद में लड़ेगा, पहले देश के अंदर ही ये लोग गृह युद्ध करवा देंगे, स्थितियां तो ये निर्माण कराएंगे। लेकिन मैं फिर वही वाली बात आती है, देखिए भारत एक बड़ी ताकत है, बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, देखिए ये जो इस्लामिक ताकतें हैं, इनकी न्यूसेंस वैल्यू होती है, बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू होती है इस्लामिक जमातों की, ताकतों की। इनको जिस तरह से ट्रेन किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको खाने को ना मिले, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको कुछ भी ना मिले, ये जाके जिहाद के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। इनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक है, भारत की ताकत का एहसास अब इसी तरह होना चाहिए। अभी बहुत चिल्ला रहे थे लोग इस्कॉन पे बैन कर देंगे, लेकिन अब बयान आया है कि इस्कॉन पे हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अमेरिका में भी वहां के सेनेटर्स, अभी कोई एक शर्मन साहब है, उन्होंने बोला कि वहां अत्याचार बंद होने चाहिए, तो आवाजें उठ रही हैं। तो भारत बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश की औकात क्या है भारत के आगे, भारत की फौज के आगे? 2 दिन के अंदर इन कुत्तों को औकात पे लाके खड़ा कर देगी भारत की सेना। वो इतनी ताकतवर है, खाली मिसाइल अटैक कर देना, भारत की फौज को बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से मिसाइल छोड़ छोड़ के उनको कुत्ता मार डाली। चीन की हैसियत नहीं हो रही है भारत से भिड़ने की, तो बांग्लादेश जैसे 2 कौड़ी के जो भिखारी हैं उनकी क्या औकात होगी? हाँ, हमें चिंता अपने हिंदुओं की है, जो वास्तव में जहां भी रहते हैं देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। आज अमेरिका में की आबादी का 1% हिंदू है, लेकिन वहां के जो टैक्सेस में उनका रिटर्न है वो 6% है, तो योगदान है। तो हिंदू जहां भी रहते हैं वो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं, उसको अपना समझ के लिए वहां काम करते हैं। ये सीखना चाहिए मुसलमान भाइयों को। 3 मिनट के समय बचे हैं, फंसे हुए हैं लोग। ठीक है, मात्र 3 मिनट का समय बचा हुआ है। दिनेश सिंह जी, हम आपकी राय जानना चाहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद के इस पत्र पर। जी देखिए, आदरणीय है सरस्वती जी, तो उन्होंने अपने तरीके जो लिखा है, तो अपने तरीके से अपनी भावना व्यक्त की है, और एक तरह से कहते हैं कि जैसे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस तरीके से उसी नाते देखिए इसका रिएक्शन ये होगा कि कहीं हिंदू जागृत होगा अपने तरीके से, और वो समझेगा। और हिंदू जो है सर्वधर्म समवेशी एक तरह से धर्म है कुशवाहा जी, और वो किसी का नुकसान करने का काम कभी नहीं करता। वो सर अपने, तो उसी तरीके से भारत भी जो है वो भी अपने तरीके से इस पे ओवर रिएक्ट करने का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, और बहुत बढ़िया कर रहा है। और अपने तरीके हमारे सामने का एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जैसे जो भी है, कुछ बांग्लादेश की कोई लंबी छोड़ी हैसियत नहीं है ऐसे, जो भारत से टकराने लड़ने की तो बात छोड़िए, कहीं पर किसी जगह कोई स्टैंड भी नहीं करता। तो हम लोग देखिए कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी इस तरह की अड़चने और भी आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी चलता रहता है, और बाकी जैसे कहीं ना कहीं क्या कुछ होता रहता है, वो सब देखने सुनने की बातें अलग होती है। तो अपने तरीके से कि हमें एक तरह से जो भी जैसे रोहिंग्या है, तो उनके साथ में सख्ती से पेश आना चाहिए, और ये करना चाहिए कि यहाँ से जितना, जैसे कि जो भी इलीगल उस तरह के आए हुए हैं, तो उनको कुछ नहीं, यहाँ से डिपोर्ट करने के लिए सीधा यहाँ से पैक करके और सीधा बांग्लादेश में छुड़वा दे। तो वो वहां पर जाएंगे तो अपने आप वहां की जो इकोनॉमी, अपने आप इकोनॉमी छोड़िए, पूरा देश अपने आप यहाँ के, मतलब जो रोहिंग्या के हैं उनसे डिस्टर्ब वैसे हो जाएगा, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा देखिए, एक वाक्य मैं छोटा सा बताता हूँ। जब एक बार मतलब कि जैसे इस तरह के एस्केलेशन कुछ हुआ था और आपस में रफ्त जैसे पाकिस्तान के साथ काफी था, तो उस टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी यूएस के आए थे, रिचर्ड आर्मिटेज। तो उस टाइम पे उन्होंने यहीं से, दिल्ली से ही होकर के, दिल्ली से ही संदेश पाकिस्तान को दिया था। तो वहां से कुछ किसी मीडिया में कुछ वहां के उस टाइम के जो राष्ट्रपति उन्होंने कुछ बताया था, तो उसके बदले में यहाँ से दहाड़ते हुए रिचर्ड आर्मिटेज क्लियर बताया था कि पाकिस्तान शुड मेंड द वेज, अपने तरीके से अपने रास्ते पे चले, अदरवाइज दिल बी सेंट टू स्टोन एज। ये है ना कि पत्थर, मतलब जो पाषाण युग था उसमें उनको भेज देंगे। तो उस तरीके देखिए कि सारा, जैसे एक तरह से मैंने खुद बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे साथ में, मतलब ये अच्छी चीज है कि हम लोग अपने आप में प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। हम लोग इकोनॉमी खुद भी हैं
और उसके साथ साथ हम लोग बाजार भी हैं, तो उस तरीके से और इस बाजार में सभी अपने आप का कहीं ना कहीं जो है वो गुड़ की डली की तलाश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका हो गया और कुछ हो गया, तो उनके बड़े बड़े बिजनेस जो उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, तो वो कभी भी डिस्टर्ब उसको नहीं होने देंगे। उस नाते से ये मान के चलें कि हम लोग सुनिश्चित करने की बात, सुनिश्चित मतलब दूसरा यूरोप भी सुनिश्चित करेगा कि हम लोग किसी तरीके से यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह भारत में ना क्रिएट हो। और बांग्लादेश की हालत ये होगी कि वहां पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वहां से होता था, वो नेस्तनाबूद हो चुका है। और धीरे धीरे करते करते मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये सब जो है नीचे वैसे ही करते मिलेंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। जी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और इस विषय पर अपने अपने विचार दिए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बांग्लादेश जिसकी कोई औकात नहीं है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी वहां पर इतने हावी हैं और यूनुस उस सरकार का, अंतरिम सरकार का मुखिया तो कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि अगर भारत टाइट हो जाए तो सारी औकात समझ में आ जाएगी। हालांकि एक बात जो हमारे विद्वानों ने कही कि यहां के रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से यहां पर शरणार्थी बनकर आए हैं, वास्तव में ये उन्हीं के देश में छोड़ दिया जाए, समझ में आ जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।